नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आम चुनाव 2024 राज्य नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। राज्य नीति यानी कि राज्यों की चुनावी राजनीति, यानी कि अलग अलग राज्यों में क्या है इस बार के आम चुनाव के समीकरण। इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं हर रोज किसी एक राज्य में चुनावी हलचल और स्थिति की। तो आज के अंक में बारी है पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की। तो आइए शुरुआत करते हैं जानकारी और विश्लेषण से भरपूर कार्यक्रम राज्य नीति। जी, तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राज्य पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी एनडीए का मुकाबला सीधे तौर पर विपक्षी गठबंधन से होने जा रहा है और यही कारण है कि अब पार्टियों का फोकस उत्तर और दक्षिण के साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव की सियासी गणित में पूर्वोत्तर की सभी सीटें अपना महत्व रखती हैं। यहाँ पर 8 राज्यों की कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से एक है त्रिपुरा पूर्व संसदीय सीट यानी कि त्रिपुरा ईस्ट, और जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, एसटी के लिए। तो भाजपा ने त्रिपुरा पश्चिमी सीट पर पूर्व सीएम बिप्लब देब को मैदान में उतारा है, जबकि टिपरा मोथा के संस्थापक प्रद्योत देव वर्मा की बहन कृति सिंह देव वर्मा को त्रिपुरा पूर्व सीट से अपना उम्मीदवार बनाया गया है। प्रद्योत देव वर्मा के नेतृत्व वाली त्रिपुरा की मुख्य विपक्षी पार्टी टिपरा मोथा लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गई थी। त्रिपुरा का मुख्य विपक्षी दल टिपरा मोथा लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गई। तो 60 सदस्यों वाली राज्य की विधानसभा में टिपरा मोथा के पास 13 विधायक हैं। पार्टी को भाजपा सरकार में 2 मंत्री पद भी मिल गए हैं। राज्य में अब मुख्यमंत्री माणिक साहा सहित 11 मंत्री हैं। नियमों के मुताबिक राज्य में सीएम समेत 12 मंत्री ही हो सकते हैं। साल 2019 में प्रद्योत देव वर्मा ने एक सामाजिक संस्था बनाई थी। साल 2021 में उन्होंने घोषणा की थी कि उनकी संस्था अब एक राजनीतिक दल बन गई है। और इसके बाद टिपरा मोथा ने 2023 का त्रिपुरा विधानसभा चुनाव लड़ा। पार्टी ने 42 से भी अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से उसे 13 सीटों पर जीत मिली थी। और इसी के साथ टिपरा मोथा राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भी बन गई थी, लेकिन पार्टी अब तो भाजपा सरकार में शामिल हो चुकी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने कहा कि त्रिपुरा के लोग जीत सुनिश्चित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को पूरा करेंगे। डॉक्टर माणिक साहा का कहना है कि इस चुनाव में बीजेपी, आईपीएफटी और टिपरा मोथा मिलकर लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष आशीष कुमार साहा को त्रिपुरा पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा, जबकि त्रिपुरा पूर्व सीट पर सीपीएम उम्मीदवार के लिए दरवाजे खुले रखे हुए हैं। राजेंद्र रियांग पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा क्षेत्र से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। राजेंद्र रियांग सीपीएम राज्य समिति के नेता और कंचनपुर के पूर्व विधायक हैं, जहां से वो 2018 में चुने गए थे। तो करेंगे त्रिपुरा की राजनीति पर विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले कुछ नजर डाल लेते हैं त्रिपुरा से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। तो आंकड़ों की अगर बात करें तो सबसे पहले बात जनसंख्या की आती है कि त्रिपुरा की जनसंख्या कैसी है। तो हम आपको त्रिपुरा की जनसंख्या बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अंतिम जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, तो अभी जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वो उन्हीं 2011 की जनगणना के आंकड़े के मुताबिक ही उपलब्ध हैं। कुल जनसंख्या 36.74 लाख, जिसमें कि पुरुष 18.74 लाख और महिला 17.99 लाख। ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। उसके बाद आंकड़े आए नहीं हैं, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई होगी। अब बात कर लेते हैं साक्षरता दर की। जो राष्ट्रीय औसत दर करीब 73% का है, 72.98 का। तो त्रिपुरा में काफ़ी ज़्यादा है, 87.22 साक्षर राज्य है। पुरुष 91.53% और महिला 82.73%। मतदाताओं की संख्या पर नजर डाल लीजिए। कुल मतदाता 28.56 लाख, इसमें पुरुष 14.35 लाख, महिला 14.21 लाख, थर्ड जेंडर के 74। और ये मैं बता दूं कि ये जो आंकड़े हैं ये जनवरी 2024 तक के संभवतः आंकड़े हैं। इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, कुछ बढ़ सकते हैं। प्रमुख विपक्षी दल और प्रमुख दल, सत्ताधारी और विपक्षी दल पर नजर डाल लीजिए। मुख्य राजनीतिक दलों पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है लगातार 2 बार से, कांग्रेस, सीपीएम, आईपीएफटी, एआईटीसी। और जो त्रिपुरा मोथा है वो भी बड़ी पार्टी है, लेकिन अभी वो सरकार में शामिल है।
आईपीएफटी भी और त्रिपुरा मोथा वो अभी फिलहाल दोनों भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में। तो चर्चा करते हैं कि त्रिपुरा में इस बार क्या कुछ हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर कमल झुंझुनवाला, एडिटर इन चीफ ईस्टर्न पैनोरमा के, जुड़ चुके हैं और उन्हीं से सब चर्चा की मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर झुंझुनवाला, त्रिपुरा जो है अगर हम कहें तो साल 2018 तक, है ना, 2018 तक त्रिपुरा एक अलग त्रिपुरा था और अब जो त्रिपुरा है वो बिल्कुल अलग त्रिपुरा है। लेकिन इसमें एक बात कि जब सीपीएम वहां से सत्ता से हटी है तो उसके बाद वो मुख्य विपक्षी के तौर पर भी नहीं रह पाई। ये त्रिपुरा में इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ? लालची जी, इसका मुख्य कारण ये है कि माननीय सरकार साहब 20 साल तक राज्य की त्रिपुरा के अंदर, परंतु उस 20 साल में जो विकास होना चाहिए वो हो नहीं पाया। और पहले 5 साल में जो विकास हुआ, विकास की जो रफ्तार देखी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, उससे लोगों के अंदर विकास के प्रति एक झुकाव हुआ। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, क्रांतिकारी काम ये हुआ कि अगरतला से कलकत्ता का डिस्टेंस 1200 किलोमीटर है। अब एक जो रेलवे लाइन जिसकी ऑलमोस्ट काम खत्म सा हो चुका है और बहुत जल्दी उसका उद्घाटन हो जाएगा, दैट इज अगरतला अकुआरा रेलवे प्रोजेक्ट, जो भाया बांग्लादेश होके जा रहा है। इससे हमारा डिस्टेंस कलकत्ता के साथ 500 किलोमीटर कम हो जाएगा। क्रांतिकारी परिवर्तन है। पहले वहाँ रेलवे लाइन नहीं थी, आज रेलवे लाइन होने की वजह से जी टूरिज्म सेक्टर में बहुत बड़ा विकास हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं, शक्तिपीठ त्रिपुरा में त्रिपुरा सुंदरी जिसको बोलते हैं, वो वहां पर है और उसके अंदर पहले जितने लोग जाते थे अब उससे बहुत अधिक लोग जा रहे हैं। ठीक उसी कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जो रेलवे जो एयरपोर्ट है जी, पहले बहुत छोटा सा एयरपोर्ट हुआ करता था, आज वह बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और सेकेंड बिजिएस्ट नॉर्थ ईस्ट का एयरपोर्ट है, जहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी जा रही है। ठीक है, ताकि जो लोग बुजुर्ग हैं, वह जो आ नहीं सकते लंबी यात्रा से, थकान भरी यात्रा से, वो भी आकर त्रिपुरा सुंदरी में माता के दर्शन कर सकते हैं। जी, एक चीज मैं डॉक्टर झुंझुनवाला, आप जो ये तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं कि विकास के कार्य निश्चित तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं या विकास के बहुत सारे काम हैं त्रिपुरा में भी हुए हैं और दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में भी हुए हैं, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार का फोकस है तो भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में उसके पैर लगता है बहुत अच्छी तरह से जम गए हैं, जबकि कई पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का पैर अभी जमना बाकी है। तो ये कौन सा फैक्टर है जिसके वजह से कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आ गई और कभी वाम का जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनका वो अभेद्य किला समझा जाता था? नहीं, वह आप जो कह रहे हैं ठीक बात है। कम्युनिस्ट पार्टी का वो जो किला था वह ढह चुका है। अब वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने बड़ा स्ट्रेटेजिकली काम किया है। उन्होंने एक तो जो वहाँ की लोकल इंडिजिनस ट्राइब्स के जो नेता हैं प्रद्युत देव बर्मन जी, उनके साथ सहयोग किया है। उससे जो ट्राइबल वोट्स है वो उनकी तरफ आए हैं। प्लस जो टिकट दी है उन्होंने प्रद्युत देव बर्मन जी की बहन को दी है टिकट लड़ने के लिए। एक सीट पर वह आपको महारानी और दूसरी सीट विप्लव कुमार देव जी को दी जी। तो दोनों बड़े मतलब नामी हस्ती है और इलेक्शन के अंदर जैसे लालचंद जी आप जानते हैं इमोशंस बहुत काम करता है। तो आज चूंकि त्रिपुरा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसके लिए ये लगभग तय सा माना जाता है कि दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीत लेगी। ऐसा लग रहा है क्योंकि क्या जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जो क्षेत्रीय पार्टी है, त्रिपुरा मोथा हो, आईपीएफटी हो,
उनके साथ जो एक इक्वेशन बना लिया है, उस इक्वेशन को वहां पर त्रिपुरा में जो कि हम देख रहे हैं कि कई राज्यों से अलग जो कांग्रेस और सीपीएम, कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच कई राज्यों में नहीं हो पाया, केरल जैसे राज्यों में उनका अलायंस नहीं हो पाया, लेकिन त्रिपुरा में मिलजुल कर शायद वो उम्मीदवार उतार रहे हैं दोनों सीटों पर, एक एक सीट पर, एक कांग्रेस एक कम्युनिस्ट। तो क्या इनका कॉम्बिनेशन चुनौती देने की स्थिति में भी नहीं है इस बार? ऐसा नहीं लग रहा इस बार? मुझे लगता है कि वह बिल्कुल भी चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 20 साल के शासनकाल में जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी त्रिपुरा के अंदर, आज वह नहीं है। 20 साल के अंदर जो गांव के अंदर जो विकास होना चाहिए था, एक तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीम है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज एंड स्कीम्स, बैंक खाते में जो सीधे पैसे आते हैं, तो लोगों को उससे काफी रिलीफ मिली है जी। दूसरा जो डिलीवरी सिस्टम जो है भारतीय जनता पार्टी के राज्यकाल में, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं दिल्ली से निकले, वह धरातल में पहुंचने के लिए इनका जो डिलीवरी सिस्टम है पहले की सरकारों से बहुत बेटर है। ठीक है। और जब डिलीवरी सिस्टम बेटर है तो कुछ इम्पैक्ट लोगों को मिलता है, बिल्कुल उसका लाभ मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि लोग उसी हिसाब से राजनीति में, चुनाव में अपने मत को प्रकट करते हैं। मैं आपके पास लौटता हूं, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा लोकसभा सीटों का जो आंकड़ा है त्रिपुरा में उसको देख लेते हैं, फिर आपके पास मैं लौटूंगा। तो त्रिपुरा में जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 2 लोकसभा सीटें हैं, इसमें एक जो है वो सामान्य वर्ग के लिए है और एक जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। 2019 के नतीजे को देखिए तो दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने आसानी से जीत ली थी और किसी दूसरी पार्टी को कोई सीट नहीं मिल पाई थी। लेकिन असली कहानी तो वोट शेयर कहेंगे, जो कि आपके सामने है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी करीब 50%, कांग्रेस ठीक आधी लगभग 25%, सीपीएम 17.5%, फिर आईपीएफटी 4.2 और तृणमूल कांग्रेस 0.4। ये वोट शेयर है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा वोट शेयर था, तो आसानी से दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। लौटते हैं और चर्चा को बढ़ाते हैं डॉक्टर कमल झुनझुनवाला जी के साथ। डॉक्टर झुनझुनवाला, अभी हमने वोट शेयर भी दिखाया, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार बहुत कंफर्टेबल थी, करीब 50% वोट, तो आप समझ ही सकते हैं। उसके बाद हमने उससे पहले भी देखा था कि वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा सीटें भी पहली बार जीती थी, उनमें भी 50% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। ऐसी स्थिति में अब जबकि अलायंस भी है त्रिपुरा मोथा पार्टी के साथ, आईपीएफटी के साथ, ये वोट प्रतिशत और बढ़ सकता है एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले मोर्चे का। देखिए, ये जो वोट प्रतिशत है इस बार 50 से थोड़ा बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा ये बोलना मुश्किल है, और अगर 50 से अधिक उनका वोट प्रतिशत है तो उनकी जीत निश्चित होती है कि दे आर गोइंग टू विन द इलेक्शन। क्योंकि देखिए, बात ऐसी है ना, जैसे मैंने आपको त्रिपुरा सुंदरी का जो उदाहरण दिया, पहले जो सपोज वहां में 100 आदमी आते थे, तो आज 1000 आदमी आते हैं। तो जब 1000 आदमी आते हैं तो लोकल इकोनॉमी जो है वहाँ की, जैसे कोई लोग प्रसाद खरीदेंगे, फूल खरीदेंगे, अगरबत्ती खरीदेंगे, उनकी लोकल इकोनॉमी अपलिफ्ट करती है। तो जब इसी चीज के भी लोगों को बेनिफिट्स मिल रहा है, देख रहे हैं शांति है, नंबर 1 डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो फिर वह उसी लाइन में जाना पसंद करेंगे। अब आपको जैसे वहाँ लैंड पोर्ट भी डेवलप हुआ है, वहाँ में लैंड पोर्ट डेवलप होने से अब क्या है कि बांग्लादेश के जो माल जाना है वो इकोनॉमिकली बहुत स्पीड से जाएगा। और आज पोजीशन ये है कि आने वाले दिनों में अगरतला इकोनॉमिक हब बन जाएगा मिजोरम की तरह, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर 3 साइड से बांग्लादेश के साथ लगे हुए हैं, और कुछ हिस्से में म्यांमार के साथ भी अगरतला त्रिपुरा के बॉर्डर्स हैं। इन बॉर्डरों का इसके माध्यम से बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने की वजह से आज बांग्लादेश के थ्रू से ट्रेन जाएगी, जिसमें बांग्लादेश को भी फायदा होगा, हिंदुस्तान को भी फायदा होगा। एक विन विन सिचुएशन हमारे सामने
क्रिएट हो रही है, बिल्कुल बांग्लादेश के लिए भी, हमारे लिए भी। बिल्कुल। और जब कभी ऐसी स्थिति बनती है तो इसमें निश्चित रूप से जो त्रिपुरा के लोग हैं उनकी मुश्किलें कम होती हैं, उनको भी सुविधा मिलती है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। मैं लौटता हूं इस चीज को और थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा विधानसभा से जुड़े आंकड़े दिखा देता हूं, फिर आपके पास लौट के चर्चा को जारी रखेंगे। तो त्रिपुरा के विधानसभा की अगर बात कर लें तो 60 सीटें हैं विधानसभा में, उसमें आधी सीटें सामान्य के लिए 30 हैं, अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए 10, अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए 20। ये है वहां पर सीटों का आंकड़ा। 2023 में अंतिम बार चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी 32 सीटें, सरकार रिपीट की थी, तो इनको आप समझ सकते हैं कि बहुमत का जो हाफ मार्क है उसको उन्होंने क्रॉस कर लिया था। टीएमपी त्रिपुरा मुथा जिसकी हम चर्चा कर रहे थे 13 सीट, सीपीएम 11 कभी सत्ताधारी हुआ करती थी, कांग्रेस 3, आईपीएफटी 1 और तृणमूल कांग्रेस 0। और आप देखें कि अभी भारतीय जनता पार्टी का, टीएमपी का और आईपीएफटी का अलायंस है, तो अभी जोड़ लीजिए तो 32 और 13 45 और एक 46, तो 46 सीटों के साथ सत्ता में है। और भारतीय जनता पार्टी एक बार पहले 18 से लेकर के 2018 से 2023 तक सत्ता में रह चुकी है। वोट प्रतिशत विधानसभा का देखिए, भारतीय जनता पार्टी 38.97 करीब 39, टीएमपी त्रिपुरा मुथा 19.69 यानी कि करीब 20, सीपीएम 24.62%, कांग्रेस 8.56% और आईपीएफटी 1.26%। तो इस समय बीजेपी, टीएमपी और आईपीएफटी एक साथ हैं। और ये भी बात है कि अगर आप यहाँ पर नजर डालें तो टीएमपी जो त्रिपुरा मुथा है उसका वोट प्रतिशत तो करीब 20% है, लेकिन सीटें अच्छी खासी निकालनी, क्योंकि जो त्रिपुरा मुथा पार्टी है उनका ट्राइबल बेल्ट में बिल्कुल फोकस्ड उनका वोट बैंक था, इसीलिए उन्होंने अच्छी खासी सीटें निकाल ली थी। तो इन सब फैक्टर्स का क्या असर पड़ सकता है? डॉक्टर झुंझुनवाला जुड़े हुए हैं। डॉक्टर झुंझुनवाला, क्या इसका सबसे पहले तो इसको कैसे समझें, क्योंकि क्या ऐसा है कि त्रिपुरा मुथा पार्टी जो है वो बिल्कुल उन इलाकों में फोकस्ड है जो कि जनजाति इलाके हैं, ट्राइबल इलाके हैं? क्योंकि त्रिपुरा को अगर देखा जाए तो वहाँ पर आपको बंगालीज कल्चर भी मिल जाएंगे, वहाँ ट्राइबल कल्चर मिल जाएगा, वहाँ पर एक हेटेरोजेनस सोसाइटी है। नहीं, एकदम ठीक है, पर कुछ हिस्से ऐसे हैं त्रिपुरा के जिसमें त्रिपुरा की ओरिजिनल जो ट्राइबल कम्युनिटी है वहाँ में 19 इंडिजिनस ट्राइब्स है त्रिपुरा में, और उनके जो वोट हैं बड़े कंसोलिडेटेड हैं। मैं आपको बताऊं, जब जो आज भी विद्युत देव बर्मन जी को वहाँ महाराजा की तरफ लोग पूछते हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, और उनको उतना ही सम्मान मिलता है जो एक पुराने जमाने में एक महाराजा को मिलना चाहिए। तो वो जो वोट है अब की बात, वो भी बीजेपी के पास चले जाएंगे। और जो बीजेपी की कैंडिडेट है, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं, ये महारानी देव बर्मन जो है जी, विद्युत देव बर्मन जी की सिस्टर भी है, और वो शिलोंग में पढ़ी हुई है, हमारे शिलोंग में लोटो कन्वेंट से पढ़ी हुई है, और सीज एनवायरमेंटलिस्ट है, और ऑर्गेनिक जो खेती है उस पर उसका बहुत बड़ा फोकस है कि वो चाहती है कि ऑर्गेनिक खेती हो, और उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, ठीक है, राजघराने से भी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को देख कर मुझे लगता है स्ट्रेटेजिकली भारतीय जनता पार्टी ने 1% भी चांस नहीं ली कि हम किसी भी तरह से कोई भी सीट हारे। ठीक है, ये मोटा मोटी इनका निचोड़ यही निकलता है। बिल्कुल। डॉक्टर झुंझुनवाला, एक चीज मुझे लगता है जब हम त्रिपुरा पर चर्चा कर रहे हैं तो जरूर करनी चाहिए कि त्रिपुरा वो राज्य है जहां पर कि एक तरफ अवैध घुसपैठिए, दूसरी तरफ शरणार्थी, ठीक? ऐसे में आप जानते हैं कि इस बार CAA जो है उसे लागू कर दिया गया है। त्रिपुरा में इस CAA को लागू करने के बाद क्या असर पड़ सकता है? वहां पर क्या राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही हैं, और वहां के लोग इस मुद्दे को, CAA वाले मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? वहां की मतलब ये जो CAA है, किसी की नागरिकता छीनने का तो बिल्कुल नहीं, ये तो साफ है, देने का है। तो इसके लिए इसका विरोध त्रिपुरा में होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। और त्रिपुरा में अभी तक कोई बहुत जोर तोर से
इसका विरोध हुआ भी नहीं है। कहीं पर भी किसी भी समाचार पत्र में या किसी तरह की आवाज इसकी हमने सुनाई नहीं दी है। कुछ आसाम में, कुछ मेघालय में जरूर इसका हल्का विरोध हुआ है, पर मुझे नहीं लगता कि अब लोग समझ रहे हैं कि इसका जो मिस इन्फॉर्मेशन हुआ था कि सदस्यता छीन लेंगे, वो कर लेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट हुआ था, वो अब धीरे धीरे लोगों को क्लियर हो गया कि भैया ये तो उनके लिए है जो शरणार्थी ऑलरेडी आ चुके हैं, नए शरणार्थियों के लिए नहीं है। और जो 27वें शरणार्थी हैं को तो मिलनी चाहिए। मैं वही कह रहा था कि एक ऐसा भी वर्ग वहां पर जरूर है जो कि शरणार्थी के तौर पर आया है, तो उनके लिए जो सीएए है वो काफी फायदेमंद हो सकता है, उनको फायदा मिल सकता है, और त्रिपुरा में ऐसे लोगों की अच्छी खासी तादाद हो सकती है। वहाँ एक तो क्या है, चकमा रिफ्यूजीज भी है जो बुद्धिस्ट भी है, उसमें ज्यादा बुद्धिस्ट है, उनका शरणार्थी में कैंप भी है। उसके एक्चुअल डेटाज में आपको दे नहीं पाऊंगा कितने हैं, और वो काफी दिनों से है, ये समस्या काफी दिनों से मतलब पड़ी हुई है। और उस मिजोरम में भी है चकमा और शरणार्थी की समस्या, अरुणाचल में भी है। तो अब क्या है कि ये जो सीए आने के बाद ये जो समस्या तीनों राज्य में जो है, अरुणाचल, मिजोरम एंड त्रिपुरा, तीनों राज्य में इसका कुछ समाधान निकलेगा। और ऐसा भी हो रहा है कि त्रिपुरा से मिजोरम चले गए, अब मिजोरम वाले को प्रेशर बिल्टअप हो गया, फिर ये चलते रहता है। तो इसके लिए क्या है कि मुझे लगता है कि सीए आने से और इसकी सही इम्प्लीमेंटेशन होने से इसके अंदर लोगों को सुविधा मिलेगी, नंबर 1, और नंबर 2 कि लोगों को इसका स्थायी समाधान निकालने में सरकार को भी सुविधा मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि जब आपके पास हिंदुस्तान की नागरिकता आ जाती है, ठीक है, तब आपको सारी जो सरकारी स्कीम्स के बेनिफिट्स भी मिलने शुरू होते। ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उनके पूर्वोत्तर को लेकर विकास के सारे उनकी नीतियां, उनके कार्यक्रम हैं, तमाम तरह की परियोजनाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद एक चीजें रही हैं कि आप देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो रिपीट तो कर गई, लेकिन उसकी सीटों की संख्या थोड़ी सी घटी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत पर कुछ इसका असर पड़ सकता है क्या, या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि उनका अलायंस है बाकी रीजनल पार्टी से, तो उल्टे उनका वोट परसेंट बढ़ भी सकता है? ठीक बात है, चूंकि उनका दूसरी पार्टियों के साथ अलायंस है। जैसे कि हमने देखा था त्रिपुरा मोथा को ही लगभग 20% वोट मिले थे, तो वो सारे वोट तो अब इन्हीं के पास जाएंगे, तो वोट प्रतिशत तो बहुत अच्छा प्रतिशत बढ़ेगा जी। इसमें मतलब भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत बढ़ने में कोई शंका हम नहीं कर सकते। पर सवाल ये उठता है कि 70% होता है या 60% होता है, 65 होता है, ये अभी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इलेक्शंस आर नॉट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के हिसाब से इलेक्शंस नहीं होते हैं। कब कहाँ किस तरह की बातें होती है, ठीक है, ये अभी हम एनालिसिस नहीं कर सकते, पर ये बात कह सकते हैं कि दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीत रही है। कोई तीसरा कोना बनता हुआ दिख रहा है कोई, मतलब या सीधा बिल्कुल आपको लगता है कि एनडीए वर्सेस इंडी वहां पर हो जाएगा, और कोई तीसरा भी कहीं पर ट्रायंगुलर फाइट जैसा? मुझे इसकी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि ये स्ट्रेट फाइट है और इसके अंदर कोई तीसरा कोना होने की बात नहीं है। ये बात भी ठीक है कि कम्युनिस्ट पार्टी के मानिक सरकार साहब की भी उन्होंने 20 साल राज्य किया, अपनी इमेज उन्होंने बहुत साफ सुथरी रखी, परंतु उनके जो नीचे है मामला कुछ दूसरा हो गया, तो उनको हटना पड़ा। बात है तो ऐसे बिल्कुल जैसा कि आप कह रहे हैं ना कि स्ट्रेट फाइट अगर है, तो फिर ऐसा लगता है कि उसमें आपका आकलन, मुझे लगता है मैं भी उससे सहमत हूं कि शायद जो एनडीए है वो वहां आसानी से उस 2 सीट को वहां से निकाल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर झुंझुनवाला जुड़ने के लिए और त्रिपुरा पर ये तमाम विश्लेषण करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज की राजनीति में हमने बात की त्रिपुरा के चुनावी समीकरण की, कल फिर किसी एक और राज्य की बात करेंगे। इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं चुनाव आयोग के मतदाता जागरूकता संदेश के साथ। आप भी एक सजग मतदाता जरूर बनिए और अपने मताधिकार का प्रयोग तो जरूर कीजिए। नमस्कार। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे।
39. Binge watch all seasons. 65. घर की सफाई का डे. एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना. Isn't it a holiday today? Holiday? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का. वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए. तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ.